नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कुमार्स क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने शुरू किया था रिवीजन का सीरीज़, ठीक है। ज्योग्राफी क्लास 7th रिवीजन की सीरीज़ शुरू की थी, जो प्रश्नों के माध्यम से हम पूरा रिवाइज करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3rd चैप्टर, हमारी बदलती पृथ्वी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, ठीक। नीचे दिए गए कथन और कारण पर विचार करना है हमें। एक कथन दिया गया है और उसका कारण भी दिया गया है। हमें देखना है कि क्या कथन और कारण दोनों सही हैं, या सिर्फ कथन सही है या कारण सही है, ठीक। कथन सही है या तो फिर कारण गलत हो सकता है, कथन गलत है या कारण सही हो सकता है। तो आइए देखते हैं पहले दिया क्या है। पृथ्वी का स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है तथा ये प्लेटें हमेशा सीधी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। कारण इसका क्या है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। तो जब हमने पढ़ा था तो इसमें क्या देखा था कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारा मैग्मा उपस्थित है, जिससे हमारी स्थल मंडल की जो प्लेटें हैं वो घूमती रहती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी व्याख्या भी ये दी गई है, आप पढ़िए। स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग ऐसा पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण होता है, ठीक। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। तो ये कारण और कथन दोनों व्याख्या के रूप में दिया गया है। दूसरा प्रश्न क्या है, भूकंप के अंतर्गत भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन होता है उसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। दूसरा कथन क्या है, भूपर्पटी पर ज्वालामुखी छिद्र को जहाँ से लावा निकलता है उसे क्रेटर कहते हैं। तो जब हमने पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, इसमें से आप बताइए क्या सही होगा। केवल 1 सही होगा, केवल 2 सही होगा, या सी 1 और 2 दोनों सही होंगे, या ना तो 1 और ना तो 2। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल 2, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जहाँ से भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम उद्गम केंद्र कहते हैं, ठीक है। अधिकेंद्र नहीं कहते। और भूपर्पटी पर ज्वालामुखी जहाँ से लावा बाहर निकलता है उसको क्रेटर कहते हैं। तो ये सही है और ये गलत है, ये इसकी व्याख्या दी गई है, ठीक। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को ही हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। और भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसको हम क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकट स्थान को ही अधिकेंद्र कहते हैं। मतलब उद्गम केंद्र का जो निकटतम स्थान होगा भू सतह पर उसको अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर आने की ओर तरंगों के रूप में गमन करता है और अधिकेंद्र के निकट ही सर्वाधिक हानि होती है। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, जब नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इस मोड़ को क्या कहते हैं। हमने ये क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस में भी किया था। तो उसको क्या कहेंगे, उसको विसर्प कहते हैं। जैसे ही नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो वो मोड़दार भागों में बहने लगती हैं और उसको क्या कहा जाता है, विसर्प कहा जाता है। ये इसकी व्याख्या दी गई है, ठीक। तो पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किया जाता है, ठीक है। कहाँ पर यह किया जाता है आपको ये बताना है। नदी द्वारा चाप झील का निर्माण किस जगह पर, पहाड़ी तटों पर किया जाएगा, तटीय भागों में किया जाएगा, मैदानी भागों में किया जाएगा, या फिर उपरोक्त तीनों भागों में किया जाएगा। तो हमने देखा था जैसे ही नदियाँ क्या मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं तो वो कुछ एरिया जब विसर्प का निर्माण करती हैं और विसर्प जब संकुचित होता है, छूटता है, तो कुछ एरिया छूट जाता है मैदानी भागों में। उसी को क्या कहा जाता है, चाप झील कहा जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर सी, ठीक। ये व्याख्या पूरी दी गई है, पढ़िए। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और इन बड़े मोड़ों को विसर्प ही कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाता है और एक अलग झील बन जाते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको वितरिका कहते हैं। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और मुहानों के अवसादों के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये सारा कुछ हमने समझाया है ज्योग्राफी के चैप्टर्स में। आप जाके चैप्टर्स देखिए, फिर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ये आखिरी क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन थे हमारे इसमें। आखिरी क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से तटीय स्थलाकृतियाँ समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था लास्ट में, क्या है ये क्वेश्चन, सब ये टॉपिक सबसे लास्ट में दिया गया है।
समुद्री गुफा, स्टैक्स, तटीय मेहराब और समुद्र भृंगु। हम इसमें से क्या होगा, ये चारों उपरोक्त सभी, मतलब ठीक है, आंसर क्या होगा इसका डी। ये चारों स्थलाकृतियाँ समुद्री तरंगों के द्वारा बनाई जाती हैं। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है। समुद्री तरंगे जो होती हैं वो अपरदन और निक्षेपण से क्या करती हैं, तटीय स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। समुद्री तरंगे ये लगातार शैलों से टकराती हैं जिससे कि दरारें विकसित होती हैं। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, हम समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसे हम क्या कहते हैं, तटीय मेहराब कहते हैं। और लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देते हैं और केवल दीवारें बचती हैं, तो जैसे दीवारों को ही हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर खड़े हुए शैलीय तटों को क्या कहा जाता है, समुद्री भृंगु कहते हैं। और समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करती हैं, ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। तो ये सारी व्याख्या के साथ सारे प्रश्न यहीं पर ख़त्म होते हैं। पूरा रिवीजन आपको इससे एक मिल जाएगा, ठीक है। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।